नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक भीषण बस दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु की आशंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद नियमावली डीपीएम 2025 जारी की। इसरो के गगनयान मिशन की पहली चालक रहित परीक्षण उड़ान दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च के लिए तैयार। और क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के साथ महिला एकदिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करेंगे। 17वें रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा भी शामिल होंगे। रोजगार मेला कार्यक्रम आजीविका सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कदम है। ये युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में तेजी से विकास हो रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश और बिहार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। आज देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और बिहार भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिहार में हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में काम हो रहा है। कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं नए रेलवे रूट बन रहे हैं, कहीं अच्छे स्कूल बन रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देश और बिहार में एक स्थिर सरकार है। जब स्थिरता होती है तो विकास तेज होता है। बिहार की एनडीए सरकार की शक्ति भी यही है और इसलिए आज बिहार का हर नौजवान उत्साह से कह रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में एनडीए का लक्ष्य बिहार को तकनीक का केंद्र बनाना है। इस बीच महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कल पटना में इसकी घोषणा की। मैं कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इस घोषणा के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य सरकार बनाने से ज्यादा प्रदेश का विकास करना है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर जिले के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद श्री मोदी की यह पहली जनसभा होगी। प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी बेगूसराय में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री यादव वैशाली, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में विभिन्न चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां करें। कल नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का 2 दिन का सम्मेलन संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी भी शामिल थे। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के प्रश्नों पर भी स्पष्टीकरण दिया गया। देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक निजी बस में आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाने की आशंका है। ये बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और कुर्नूल जिले के उलिंडा कोंडा के पास आज तड़के इसमें आग लग गई। बस में करीब 42 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 लोगों की मृत्यु हो जाने की आशंका है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक दोपहिया बाइक पीछे से बस से टकराकर बस के नीचे आ गई और बाइक के पेट्रोल टैंक से निकली आग बस तक फैल गई। घायल यात्रियों को कुर्नूल के सर्वजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश की घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली DPM 2025 जारी की। नई DPM अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होगी। इसके अंतर्गत सेना के तीनों अंग और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की राजस्व खरीद कर सकेंगे। श्री सिंह ने नियमावली में संशोधन के लिए अपने मंत्रालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्य प्रणाली में एक रूपता लाएगी। उन्होंने कहा कि ये सशस्त्र बलों को परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कोट्टयम से कोच्चि रवाना होंगी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। केरल की साहित्यिक नगरी कोट्टायम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह बना रहा। कल कोट्टायम से कुमारकोम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सेंट थॉमस कॉलेज पाला के प्लेटिनम जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में कोट्टायम के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। समारोह के बाद राष्ट्रपति कुमारकोम के लिए रवाना हुई, जहाँ वह रात में रुकी। राष्ट्रपति सुबह 10 बजे कोच्चि के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां वे सेंट टेरेसा कॉलेज एर्नाकुलम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा है कि देश का पहला चालक रहित गगनयान परीक्षण उड़ान मिशन G1 का 90% कार्य पूरा हो चुका है और वे इसे दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। कल बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर नारायण ने कहा कि चालक के साथ एस्केप सिस्टम, पैराशूट मॉड्यूल, संचार प्रणाली और अन्य उप प्रणालियों पर परीक्षण सफल रहे हैं। व्योम मित्र ह्यूमैनॉइड दिसंबर में पृथ्वी की निचली कक्षा में चालक रहित गगनयान मिशन में जाएगा। गगनयान का अंतिम चालक युक्त मिशन वर्ष 2027 के लिए निर्धारित है, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और वापस लाए जाएंगे। डॉक्टर नारायण ने कहा कि 7 उपग्रहों के समूह के साथ नैविक नेविगेशन सैटेलाइट 2037 तक तैयार हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। जीएसटी सुधारों से कृषि क्षेत्र और किसानों को हो रहे लाभों पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नए कर ढांचे के अंतर्गत विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और हार्वेस्टिंग मशीनरी पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे यह आवश्यक उपकरण किसानों के लिए और अधिक सुलभ हो गए हैं। जीएसटी 2.0 के तहत जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है, जिससे जैव आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही उर्वरक उत्पादन में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी अब केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में असम के किसान संजय चांकाकोटी ने उर्वरकों पर जीएसटी में कमी के फैसले की सराहना करते हुए इसे कृषि क्षेत्र और किसानों की आय के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया है। मैं अपने जगह में बागवानी करता हूँ। हाल ही में सरकार ने जो निर्णय लिया जीएसटी घटाने का, उससे हम किसान को बहुत फायदा हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजर में जो केमिकल में पहले 12 से 18% जीएसटी था, अभी वो घट के 5% हो गया। इससे हम लोग का जो लगता है फर्टिलाइजर में उस पे बहुत राहत होगा। इन कर कटौतियों से कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, श्रम लागत घटेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में रेल भवन स्थित वॉर रूम से त्योहारों के दौरान चलने वाली विशेष रेलगाड़ियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कल अधिकारियों के साथ बातचीत की और छठ पूजा से पहले रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में 3 स्तरीय वॉर रूम शामिल हैं, एक डिवीजन स्तर पर, एक जोनल स्तर पर और एक रेलवे बोर्ड स्तर पर। वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 325 रनों के संशोधित डीआरएस लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 271 रन ही बना पाया। इस जीत के साथ भारत के अब 6 अंक हो गए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर बहरीन के मनामा में एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कल कबड्डी में 2 स्वर्ण पदक जीते। 7 पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बीच दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गेम्स 15 साल के बाद आज से रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। बिहार के महागठबंधन द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की खबर सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, महागठबंधन का तेजस्वी चेहरा, पटना में बैठक के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का ऐलान। 69,000 करोड़ के हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, नाग मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की होगी खरीद। वहीं दैनिक जागरण ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नीति में बड़ा बदलाव करने की खबर अपने मुखपृष्ठ पर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने रूस को 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, भारत की बढ़ी चुनौती। राजस्थान पत्रिका ने गैर कानूनी कंटेंट को लेकर खबर प्रकाशित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे में हटाना होगा अवैध कंटेंट। देश भर में 15 नवंबर से लागू होंगे नए नियम। आखिरी घंटे की मुनाफा वसूली से शेयर बाजार ने बढ़त गंवाई। सेंसेक्स निफ्टी ने नया शिखर छुआ, लगातार छठे दिन तेजी दर्ज की। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बैंक ग्राहकों को 4 नॉमिनी जोड़ने का मिलेगा विकल्प। पसंद के अनुसार नामांकन की सुविधा, देशबंधु की खबर है। पत्र लिखता है, 1 नवंबर से लागू होंगे प्रावधान। दैनिक भास्कर ने तुर्की के इब्राहिम यूसेल की 26 साल से चली आ रही सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए अपनाए गए खास तरीके की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सिगरेट छोड़ने के लिए शख्स ने खुद का चेहरा पिंजरे में लॉक किया। वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस अनूठी और अजीब कोशिश की खूब सराहना कर रहे हैं। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों के निर्देश दिए।
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक भीषण बस दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद नियमावली डीपीएम 2025 जारी की। और क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के साथ महिला एकदिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।